सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने अपनी हिंदी की कक्षा में पिछले प्रकरण में हमारी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक के पाठ 14 विशेषण पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने आपको विशेषण क्या है, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद, उनकी परिभाषा के विषय में बताया था। हमने बताया था कि विशेषण क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, मात्रा तथा आकार प्रकार का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। फिर देखा था कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिसमें हमें गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव का आदि का ज्ञान हो। परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण से किसी वस्तु को तोल, नाप या माप का ज्ञान हो। परिमाण के भी 2 भेद थे: निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित जिससे किसी चीज़ की निश्चित तोल वगैरह का पता चले, परिमाण का पता चले, और अनिश्चित जिससे किसी वस्तु के अनिश्चित परिमाण का ज्ञान हो। संख्यावाचक जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो, और इसके भी 2 भेद थे: निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें निश्चित संख्या का पता चलता है, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसे हमें किसी चीज़ की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता। चौथा था हमारा सार्वनामिक विशेषण, जो हमें सर्वनाम के प्रयोग में विशेषण के रूप बताता है, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। आज हम शुरू करेंगे कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर होता है। जैसा कि आपको परिभाषा के माध्यम से हमने समझाया था कि परिमाणवाचक विशेषण क्या है। परिमाणवाचक विशेषण वह है जिस विशेषण के माध्यम से हमें किसी वस्तु की तोल, नाप या माप का ज्ञान हो। और संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिस विशेषण से किसी वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञान हो। तो जैसे उदाहरण है, आज कक्षा में 5 बच्चे अनुपस्थित हैं, तो हमें 5 बच्चों की अनुपस्थिति पता चल रही है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। कुछ पुस्तकें मेज पर रखी हैं, ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। पुस्तकों को हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकें वो सब संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। मेरे पास बहुत खिलौने हैं, खिलौनों को गिना जा सकता है, तो ये सब संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ऐसे हैं परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण। मुझे 5 लीटर मीटर कपड़ा चाहिए। गाड़ी में कुछ लीटर पेट्रोल डलवा दो। कल बहुत पानी बरसा। ना तो हम 5 मीटर कपड़े को गिन सकते हैं, ना कुछ लीटर पेट्रोल को गिन सकते हैं, और ना ही हम बरसते हुए पानी को गिन सकते हैं। तो इसको हम नाप, तोल या माप सकते हैं। तो ये उदाहरण हमारे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। लिखे वाक्यों में 5 कुछ बहुत शब्दों का प्रयोग दोनों वर्गों में हुआ है। 5 उसमें भी हुआ है, 5 उसमें भी हुआ है, कुछ उसमें भी हुआ है, कुछ उसमें भी हुआ है, और बहुत उसमें भी हुआ है और उसमें भी हुआ है। जब गिनने योग्य विशेषण व्यक्ति तथा वस्तु के साथ इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब ये संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जैसे बच्चे, पुस्तकें और खिलौने। और जब ये वस्तुएं ऐसी वस्तुओं के साथ प्रयोग करते हैं जो गिने नहीं जा सकते, बल्कि जिन्हें मापा या तोला जाता है, तो वे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जैसे कपड़ा, पेट्रोल और पानी। अब देखेंगे सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषणों में अंतर। निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। सर्वनाम: वह कल गांव से आया है। यह सुंदर गाना गाती है। इसे फल दे दो। और सार्वनामिक विशेषण: वह बालक बहुत होशियार है। यह आयुष की बहन है। इस बच्चे को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो उपयुक्त वाक्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के स्थान का प्रयोग होते हैं तो वे सर्वनाम कहलाते हैं। जब वे किसी वाक्य से पहले संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं तो वे सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन जब यही शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगकर किसी विशेष वस्तु
यह व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति मीन्स जैसे बालक, तो उसके आगे लगा दिए वह बालक। आयुष, यह आयुष। बच्चे, इस बच्चे। तो ये किसी विशेष व्यक्ति की तरफ, वस्तु की तरफ संकेत कर रहे हैं, तब ये सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम संकेतवाचक विशेषण भी है। उपयुक्त वाक्य में आपने समझा कि कैसे सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में हमने अंतर पढ़ा और समझा। अब कुछ विशेष पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान देने हैं, ध्यान से पढ़ना है और समझना है। कारक चिन्हों का प्रयोग विशेष्य के साथ ही किया जा सकता है, विशेषण के साथ नहीं। अब हम कारक चिन्ह पढ़े थे हमने, तो कारक चिन्हों का प्रयोग सिर्फ हम विशेषण सर्वनाम के साथ संज्ञा विशेष्य के साथ करेंगे, विशेषण के साथ नहीं। जैसे बुरे मित्रों के साथ मत रहो, पुराने खंडहर में प्रवेश करना आसान नहीं है। कभी कभी विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा के रूप में भी होता है। जैसे वीरों की पूजा होती है, कायरों को कई बार मरना पड़ता है। कुछ आकारांत विशेषण विशेष्य के लिंग वचन से प्रभावित होकर बदलते हैं। सभी में यह परिवर्तन नहीं होता, जैसे अच्छा लड़का, अच्छे लड़के, अच्छी लड़की। किंतु बढ़िया चावल, बढ़िया दाल के आकारांत विशेषण के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होता है। ये थे हमारे विशेषण के प्रकार और उनमें कुछ अंतर। अब हम पढ़ेंगे विशेषण की तुलना। तुलना की दृष्टि से अगर हम देखें तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो हिंदी में पॉजिटिव डिग्री को हम मूलावस्था बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को हम उत्तरावस्था बोलते हैं और सुपरलेटिव डिग्री को हम उत्तमावस्था बोलते हैं। मूल अवस्था, इस अवस्था में किसी की तुलना किसी से नहीं होती। इसमें व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों के मौलिक स्वरूप प्रकट होता है कि इसमें किसी की भी तुलना किसी से नहीं की जाती। व्यक्ति अपने ही मौलिक स्वरूप में प्रकट होता है, चाहे उसमें गुण हो चाहे दोष हो। जैसे आयुष कमजोर छात्र है, प्रणव अच्छा लड़का है, तो इसमें जो जैसा है वो वैसे ही बताया गया है, इसमें किसी की तुलना किसी से नहीं की गई है। उत्तरावस्था, इस अवस्था में गुण दोष के आधार पर 2 की तुलना की जाती है और एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक या कम बताया जाता है। मूलावस्था में किसी की तुलना किसी से नहीं करी गई, लेकिन उत्तरावस्था में गुण दोष के आधार पर, मूलावस्था में तो गुण दोष सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए देखे गए, जैसा है वो वैसा ही है, लेकिन उत्तरावस्था में गुण दोष के आधार पर 2 की तुलना की जाती है एक दूसरे से और एक ही दूसरे की अपेक्षा अधिक या कम बताया जाता है। या तो उससे वो होशियार होगा या उससे वो मूर्ख होगा। जैसे नेहा अंशु से मोटी है, सुधा श्वेता से लंबी है। उत्तमावस्था, विशेषणों की उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। अब मूलावस्था में तो व्यक्ति जैसा है, गुण दोष जैसे भी हैं वो उसी के लिए हैं, उसकी तुलना किसी से नहीं की गई। लेकिन उत्तरावस्था में हमने एक से दूसरे की तुलना करी, चाहे वो बुरा है चाहे वो अच्छा है। लेकिन उत्तमावस्था में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाती है और किसी, मान लो 2 से अधिक की गई, 3 की गई, तो तीनों में से किसी एक को सबसे अधिक अच्छा या उससे कम बताया जाता है। जैसे अभिषेक सबसे अधिक लंबा है, कोमल सबसे अधिक मोटी है। तो ये थी विशेषण की तुलना, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था जिसमें किसी की तुलना किसी से नहीं की जाती, उत्तरावस्था जिसमें एक दूसरे की तुलना की जाती है और उत्तमावस्था जिसमें 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाती है, जिसमें किसी को अधिक बताया जाता है तो किसी को कम भी बताया जाता है। विशेषण की अवस्थाओं के रूप। विशेषण की अवस्थाओं के रूप 2 प्रकार से बनते हैं। हिंदी विशेषण की उत्तरावस्था उत्तमावस्था के रूप बनाने के लिए क्रमशः से अधिक और सबसे अधिक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसका वर्णन पीछे किया जा चुका है। तत्सम विशेषण शब्दों में को उत्तरा तथा उत्तमावस्था में परिवर्तन करने के लिए क्रमशः तर तथा तम प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जब भी हम
मूलावस्था को हम उत्तरा या उत्तमावस्था में बदलते हैं तो हमारे को तर या तम, तर उत्तरावस्था के लिए और तम उत्तमावस्था में प्रत्यय जोड़ा जाता है। प्रत्यय क्या होता है? किसी भी मूल शब्द के पीछे लगने वाला नया शब्द जिससे बनता है। तो जब मूलावस्था से किसी शब्द की उत्तरावस्था बनाते हैं तो हम तर प्रत्यय को जोड़ते हैं, और जब मूलावस्था से उत्तमावस्था को बदलते हैं तब हम उसमें तम का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही हर जगह हम उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में हम तम का प्रयोग नहीं करते, तब हम उत्तरावस्था के लिए से अधिक और उत्तमावस्था में सबसे अधिक का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं। मूलावस्था निम्न